नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या जंग से बाहर निकलना चाहता है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई रास्ता, कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं ताकि उनका इससे पिंड छूट जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ईरान एक बड़ी मुसीबत हो गया है? जो सोच करके समझ करके जंग में उतरे थे, वो अब कुछ और ही निकल रहा है। क्या ईरान के बारे में जो राय थी, वो राय ईरान ने बदल दी है? ईरान ने बता दिया है कि उसकी भारी भरकम लंबी तैयारी है और तैयारी इतनी बड़ी है कि फौज भी अगर ईरान के भीतर उतार दे तो वो अफगानिस्तान और इराक इन दोनों से कहीं खतरनाक नतीजा दे जाएगा। बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। वियतनाम युद्ध फिर से रिपीट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे सनकी, फिनकी और फितूरी किस्म के राष्ट्रपति के तौर पर याद किए जाएंगे। वो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं और किसी भी मंच पर कुछ भी कहने से परहेज नहीं करते हैं। अब हाल के उनके जो बयान हैं पिछले 24 घंटों के, उन बयान पर अगर आप गौर करें तो यह आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एक बड़ी जंग या एक बड़ा युद्ध जिसमें उसकी अपनी सेना शामिल है, उसके बारे में क्या कुछ कह रहा है, उसी को पता है, उसके अलावा किसी और को मालूम ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रतिष्ठित है, उसके साथ बातचीत चल रही है। We're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? We have not heard from the son. Every once in a while you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. Mr. President, Again, Mr. President, I know you've deployed. because I don't want him to be killed. Okay, I don't want him to be killed. Mr. President. अब सवाल ये है कि बातचीत किससे चल रही है? जब रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनकी हत्या हो जाए। यानी कि अमेरिका ईरान में किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा है जिसको अपनी सुरक्षा की ही गारंटी अपने पास नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मारे जाने का डर उसको है, यानी कि अमेरिका को। अब ये कौन सा व्यक्ति हो सकता है और कौन मार सकता है? बहुत संभव है कि जैसे लारिजानी थे, आयतुल्लाह खामनेई के बाद सबसे बड़े नेता ईरान के, उनको इज़राइल ने अमेरिका को बताए बगैर मार दिया, इसलिए कि बातचीत का कोई रास्ता निकले भी तो नेता नहीं मिले बातचीत करने के लिए। जब लीडरशिप नहीं होती है तो किसी भी देश के साथ बातचीत करने में आपको दिक्कत होती है, संकट पैदा होता है और यही संकट आज की तारीख में ईरान में है। लारिजानी जिस तरीके से मारे गए, कहीं दूसरा व्यक्ति जिससे अमेरिका बात कर रहा है, उसके बारे में भी उसका पता इज़राइल को चल जाए तो इज़राइल उसको भी निपटा दे, यह डर भी डोनाल्ड ट्रंप के भीतर हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं। वो यह भी कहते हैं कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ईरान इस बातचीत को लेकर के बहुत गंभीर है और हमको उम्मीद है कोई नतीजा निकलेगा। मगर ईरान क्या कह रहा है? ये बड़ा ज़रूरी है। ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बकर कालीवफ और ईरान के विदेश मंत्री अरागची हैं। और अरागची और कालीवफ दोनों कह रहे हैं कि बातचीत कहीं नहीं हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, किसी भी मेज़ पर हमारे बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अमेरिका, इज़राइल ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमला उनको रोकना है, वापस उनको जाना है। हाँ, हमारी शर्तें हैं अब और हमारी शर्तों के आधार पर ही उनको अब लौटना होगा, नहीं तो यह जंग नहीं रुक सकती है। अब जो शर्तें हम ईरान की तरफ से आ रही हैं, वो मोहसिन रज़ाई दे रहे हैं। और मोहसिन रज़ाई कौन हैं? मोहसिन रज़ाई आज की तारीख में ईरान के भीतर दरअसल वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हैं, यानी कि आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अगर आज की तारीख में ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जैसा कहा गया कि उनको ही उनका उत्तराधिकारी बनाया गया और उनके कहने पर ही वहाँ सब कुछ हो रहा है, उनके आदेश पर ही वहाँ फौजी तैयारियां, फौजी बंदोबस्त और हमले चल रहे हैं और देश के भीतर भी बाकी निर्णय लिए जा रहे हैं,
तो मुश्तबा के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो मोहसिन नज़ाई हैं। और मोहसिन नज़ाई कह रहे हैं कि भैया कुछ शर्तें ईरान की हैं इस जंग को रोकने के लिए, नुकसान जितना ईरान की का हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करो। ईरान के ऊपर जो लंबे समय से तुमने पाबंदियाँ लगा रखी थी, जिन पाबंदियों के चक्कर में ईरान को बहुत खामियाज़ा उठाना पड़ा है, उन पाबंदियों को उठाओ। आज से यह जो पूरा इलाका है अरब का, यानी कि जिन देशों में तुमने अपने सैन्य ठिकाने जमा रखे हैं, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, जॉर्डन है, इन सभी देशों से अपना डेरा डंडा उठाओ, अपने सैन्य ठिकाने वहां से उठाओ और चले जाओ। यानी कि ईरान के चारों तरफ तुम्हारे चलते जो खतरा है या तुम्हारे सैनिकों के होने के चलते जो खतरा है, उस खतरे को पहले आप यहां से हटाओ। और यह बहुत बड़ी शर्त है ईरान की, जिसको अमेरिका के लिए मानना मुश्किल है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे तो कैसे होगा? और डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत क्या है? दरअसल जैसे वो कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता के साथ बातचीत चल रही है, वैसे ही वो अमेरिका के भीतर कह रहे हैं कि हम तो जंग में इसलिए गए क्योंकि हमारे यहाँ हमारे रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि हमको जंग में चलना ज़रूरी है। इज़राइल हमला कर रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइलें, ईरान के परमाणु बम, ईरान का सैन्य बंदोबस्त खतरनाक हो चला है और उसको खत्म करने के लिए ईरान को कट टू साइज़ उसको साँचे में लाने के लिए अमेरिका का इस जंग में शामिल होना ज़रूरी है, इसलिए हम चले गए। अब जब चले गए उसके बाद से ईरान ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की और उसने भी धीरे-धीरे अपने पत्ते खोले हैं, अचानक नहीं खोले हैं। और जब यह लगा कि हॉर्मुज़ के ऊपर तो ईरान का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है और हॉर्मुज़ के भीतर तो उसने माइंस भी बिछा रखी हैं। उसकी छोटी-छोटी नावें हैं जो टॉर्पीडो के तौर पर काम करती हैं। उसकी बहुत सारी छोटी-छोटी पनडुब्बियाँ हैं जिन पनडुब्बियों के ज़रिए वो समंदर में जो उथला हुआ समंदर है 30 मीटर से लेकर के 50 मीटर और 90 मीटर तक की गहराई वाला, वहाँ वो कहर बरपा सकता है। वहाँ कोई भी नौसेना का मज़बूत बंदोबस्त ईरान के आगे ध्वस्त हो सकता है। यह डर अमेरिका के भीतर पैदा होने लगा, ईरान की ताकत का अंदाज़ा उसको होने लगा। उसके आस-पास जो द्वीप हैं, उन द्वीपों पर भी ईरान ने एक तरीके से अपना ऐसा अंडरग्राउंड बंदोबस्त बनाया है कि वहाँ से भी वो मिसाइल, रॉकेट और बाकी जो हमले हैं या हमलों का जो हथियार है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं। 48 घंटे के भीतर अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता है और जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं होता है, हमारी शर्तें नहीं मानता है, तो फिर हम ईरान के ऊर्जा ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। जो परमाणु बम बनाने का पूरा प्रोग्राम ईरान लेकर के चल रहा है, थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है जिसके बारे में हमें जानकारी है, उसको भी हम खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बिजली के उत्पादन केंद्र हैं, पावर हाउसेस, पावर प्लांट्स और जो सबसे बड़े हैं, उन पर सबसे पहले हमला करेंगे। यानी कि ईरान के भीतर बिजली ठप कर देंगे, ईरान को पैरालाइज़ कर देंगे। ईरान ने कहा कि बेटा करके दिखाओ। अगर तुमने हमारे यहाँ कर दिया तो तुमको हम बता देते हैं कि हमारे चारों ओर जो तुम्हारे ये मित्र देश हैं, जिनके यहाँ तुमने अपनी सेना बिठा रखी है और वहाँ से हमारे यहाँ हमला कर रहे हो, वो सब हमारे हमले की ज़द में हैं। हमारी मिसाइलें उन सब जगह पर जा सकती हैं और उनके सारे पावर प्लांट्स तो हम ध्वस्त करेंगे ही, वहाँ तो हम अंधेरा बोएँगे ही, लेकिन उनके यहाँ जो पानी पिया जाता है, समंदर का पानी मीठा करके जिसको डिसैलिनेशन कहते हैं, वो डिसैलिनेशन के सारे प्लांट भी हम तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दिन में ही तारे दिखने लगे। उनको लगा कि समूचे अरब में जो हमारे मित्र देश हैं, अचानक से मेरे खिलाफी माहौल बन जाएगा। अमेरिका बाहर जाओ के नारे लगने लगेंगे। अगर सारे मित्र देशों के यहाँ अंधेरा छा गया, पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया, तो इंसान की जान पर बन आएगी और उसका कारण कौन होगा? इज़राइल और अमेरिका। जिस अमेरिका और इज़राइल का साथ देश दे रहे हैं, उन देशों के यहाँ ही लोग मुसीबत में आ जाएँगे, उनकी जान पर बन आएगी, तो फिर अमेरिका का वहाँ रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के ऐन पहले कहा कि 5 दिन और हम आपको देते हैं। और इस बीच में ईरान की जो सेना है और सेना के प्रवक्ता हैं, वो आ जाते हैं। पहले तो उन्होंने ललकारा,
कहा कि जो 48 घंटे का तुमने दे रखा है ना अल्टीमेटम, उस 48 घंटे का अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद अगर तुमने हमला नहीं किया तो हम तुमको तुम्हारी नौकरी से बेदखल कर देंगे, हम तुमको चलता कर देंगे। ये ईरानी सेना का प्रवक्ता कह रहा है। उसके बाद जब 5 दिनों का उन्होंने दिया अल्टीमेटम, तो उसने कहा कि क्या तुमने हॉलीवुड फ़िल्म समझ रखा है युद्ध को? तुम्हारे यहाँ जो फ़िल्मों का किरदार होता है, जिसको तुम हीरो कहते हो, वो आता है और सब कुछ अपने इशारों पर नचा करके, चला करके, मार करके, ख़त्म करके और जंग जीत करके निकल जाता है। ये नहीं है। ये बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर देखने वाली फ़िल्म नहीं है, जंग का मैदान है और यहाँ हमारी तुम्हारी ताकत का आज़माइश है यहाँ। आकर के देख लो। तो यह जो ईरान की सेना के प्रवक्ता बार-बार रोज़ आते हैं और मज़े लेते हैं, वो धमकी कम है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का मज़ा लेना ज़्यादा है। आप इस बयान को सुनिएगा और सुनने के बाद इस तरह कई बयान रहे हैं और बार-बार ईरान की तरफ से उकसाया जाना, कुरेदा जाना, एक तरीके से ललकारा जाना है, जिस तरह का बयान ये है। بزرگترین پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت قهرمان ما به عنوان خط مقدم مسلمانان جهان در برابر خوی تجاوزگری و قلدری شماست و البته این مسیر تا رسیدن به قله پیروزی ادامه خواهد داشت. شما جنگ با ملت غیرتمند و نیروهای مسلح مقتدر ایران را با فیلم‌های ساخته و پرداخته هالیوودی و قهرمانان خیالی اشتباه گرفته اید و با محاسبات غلط تجاوز را آغاز کردید. شاید این همه شکست در تصورتان هم نمی گنجید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. अब वही है कि हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे थे और तेल का जो बाजार है वो आसमान में जा रहा था। तेल के दाम में आग लगी पड़ी थी और इस आग लगने के कारण दुनिया में जो तेल का संकट है, ऊर्जा संकट है, उसकी खातिर अमेरिका को 2 फैसले करने पड़े और दोनों उन देशों के हक में जिन देशों को अमेरिका पसंद नहीं करता है, या एक तो ईरान ही है जिससे वो जंग लड़ रहा है और एक रूस जिसको अपना दुश्मन मानता है और यूक्रेन के ऊपर हमला अगर हो रहा है तो तेल बेच करके पैसा कमा करके रूस वो हमला कर रहा है, यह अमेरिका मानता रहा है। उस रूस को कहा कि तुम भी तेल बेचो भाई, दुनिया कहा कि तुम रूस से तेल खरीदो ताकि यह जो सप्लाई चेन है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो बंद ना हो, रुके नहीं। और ईरान जिससे युद्ध लड़ रहे हो, उसको भी कहा कि भैया ईरान का तेल खरीदो और ईरान तुम तेल बेचो। दुनिया में अपने तरह का यह शायद पहला फैसला होगा कि जंग लड़ने वाला देश सामने वाले जंगी देश के लिए कहता है कि भैया दुनिया आप यहाँ से तेल खरीदो, इसको पैसा मिलेगा तो युद्ध में ही वो काम करेगा। लेकिन दुनिया का संकट इतना बड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है और माहौल अमेरिका के भीतर भी बन रहा है। अमेरिका जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए वहां की जो डिपार्टमेंट है डिफेंस का, पेंटागन ने अमेरिका की संसद में एक मांग रखी है और मांग ये है कि कम से कम 16 लाख करोड़ रुपए, 16,70,000 करोड़ रुपए, अगर रुपए में बताऊं तो उतनी की रकम मंजूर की जाए जंग को लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। फिर अब वहां एक अलग तरह का बवाल खड़ा हो गया है। दोनों पार्टियों के सांसद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट आपस में लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन भी कहते हैं कि यह जंग ठीक नहीं है कुछ, और डेमोक्रेट्स चूंकि वो तो विरोधी दल के सांसद हैं तो कहते हैं कि इतने पैसे की क्या जरूरत है और यह जंग ही आपकी गैर जरूरी थी, आप गए ही क्यों। लेकिन जो वहां के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री का कहना यह है कि हमारे पास पैसा है और अगर 16 लाख 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत इस युद्ध के लिए पड़ती है तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तानियों की तो बड़ी है। हमारा पूरा बजट 54 लाख करोड़ का है और 17 लाख करोड़ अगर वहां ये सप्लीमेंट्री बजट है या एक वो रकम है जो युद्ध के लिए मांगी जा रही है, 1/3 हमारे कुल बजट का, तो समझिए कि अमेरिका में रक्षा बजट कितना बड़ा है। और इस युद्ध में 6 दिनों के भीतर $11 बिलियन अमेरिका को अपना फूंकना पड़ा। तो अमेरिका युद्ध में जो जला रहा है अपना पैसा, उसको लेकर के भी अमेरिका के भीतर नाराजगी है और लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। माहौल अमेरिका के भीतर भी अच्छा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को लेकर के। अब सवाल ये है कि इजरायल को आपने
अपने साथ खड़ा किया और कहा कि 5 दिनों के लिए हम रोकते हैं जंग। लेकिन वो भी एक तरह का फ़रेब था। माना ये गया कि एक ट्रैप है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बिछाया है ईरान के लिए, और इसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपको 5 दिनों का मौका देते हैं और इस दौरान हम हमला नहीं करेंगे, हमला होता रहा। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और हमने यह मान लिया है कि जंग जिन स्थितियों में आ गई है, वहां से ईरान को निपटाना बहुत आसान है, इसलिए हमारा हमला जारी रहेगा। हमला अमेरिकी फौज ने भी किया। पिछले 24 घंटों के भीतर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, अमेरिका और इज़राइल इन दोनों सेनाओं की तरफ से ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, और ईरान ने भी पलट करके इज़राइल और बाकी जो आस-पास के देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन देशों के ऊपर भी हमले किए हैं। अब जो ईरान है, वो क्लस्टर बम फेंकता है। एक साथ पोटली में 100 150 बम बाँध करके और छोड़ देता है। सब इधर-उधर जा करके कहीं न कहीं टारगेट पर गिरते हैं। वहाँ कहर बरपाते हैं। और ये जो क्लस्टर बम है, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन अब ईरान को लगता है कोई नियम क्या, कोई उसूल क्या, कोई सीमा क्या, कोई शर्त क्या, चलो अब लड़ाई है तो लड़ते हैं। नाक की है, साख की है, ताकत की है, हैसियत की है, और अब जब हमारे पास कुछ खोने को है नहीं, तो फिर उनको दिखाने के लिए हम कम थोड़े। अगर ज़मीन पे उतर गए तो फिर उसके बाद तो वो लौटेंगे नहीं। हवा से और समंदर से जो उनके हमले हैं, उन हमलों का जवाब देने के लिए हम काफ़ी हैं। इसलिए आप देखिए कि इज़राइल ने जब बुशहर पर हमला किया था, बुशहर जो ईरान का एक शहर है जहाँ उसका एनर्जी का एक सेंटर कहिए, ऊर्जा केंद्र, यानी कि पावर प्लांट्स वहाँ हैं। बुशहर के ऊपर इज़राइल ने हमला किया तो ईरान ने पलट करके डिमोना पर किया, डिमोना जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है और न्यूक्लियर प्लांट है इज़राइल का। यानी कि आपके परमाणु केंद्र को भी ईरान ने टारगेट किया। अगर आपने उसके पावर सेंटर को टारगेट किया, जो ऊर्जा बुनियादी ढांचा है, उसको आपने अगर अपने हमले की जद में लिया है, तो आपके भी उन सेंटर्स को हम जद में लेंगे, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। वो परमाणु के हैं, बिजली के हैं, चाहे और दूसरे भी हैं। तो ईरान ने यह बता दिया है। इसके अलावा ईरान ने आम तौर पर उसके बारे में ये राय रही है कि 2000 किलोमीटर से अधिक मार करने वाली मिसाइलें उसकी नहीं है, लेकिन जैसे ही शनिवार को उसने डिएगो गार्सिया पर अपनी मिसाइल मारी, जो 4000 किलोमीटर दूर है, ब्रिटिश आइलैंड है, और वहाँ अमेरिकी फौज है जो ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी कर रही है, और वहाँ से भी उसको मदद आ रही है। वहाँ की रणनीतिक जो तैयारी है, उससे भी गल्फ के भीतर अमेरिकी फौज को लड़ने में मदद मिल रही है। तो डियागो गार्सिया पर जब हमला किया, तब जाकर के आँख खुली अमेरिका, इज़राइल और बाकी देशों की कि इसके पास सिर्फ़ 2000 किलोमीटर हमला करने वाली मिसाइलें नहीं हैं। इसकी मिसाइलें तो 4000 किलोमीटर जा सकती हैं, और डिएगो गार्सिया का वो सेंटर जहाँ सैनिक अड्डा है, वो उस मिसाइल की जद में तो नहीं आया, लेकिन उतनी दूर तक उसकी मारक क्षमता ने अमेरिका, इज़राइल और बाकी देशों के लिए एक तरीके से चौंकाने वाली बात थी। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के हम चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम बात कर रहे हैं, ईरान कहता है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज़ पर कौन रहेगा? यह भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो रिपोर्टर ने कहा कि ये बताइए कि हॉर्मुज़ के ऊपर तो ईरान का नियंत्रण है, तो बोले कि नहीं, मिल करके हमारा कंट्रोल रहेगा। तो मिल करके कैसा कंट्रोल रहेगा? तो हम रहेंगे और ईरान का आयतुल्लाह जो नया होगा, यानी कि ईरान के साथ मिल करके हम हॉर्मुज़ के ऊपर नियंत्रण करेंगे। And who's in Immediate- control of it? Will immediate- Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the flow of oil? Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. अब आप ये बताइए कि ईरान को यह गवारा होगा? ईरान क्या यह मानेगा? ईरान जो कहता है कि अपना पूरा डेरा डंडा उठा करके यहाँ से निकल जाओ, आप कहते हो कि हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान के साथ हम कंट्रोल करेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो ईरान से बातचीत, हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान के साथ मिलकर के नियंत्रण करना, अपने ही रक्षा मंत्री के बारे में कहना कि इसके कहने से हम जंग में चले गए, और फिर उसके बाद 5 दिनों का अल्टीमेटम देना, यह सारी बातें जो हैं, उनकी कहीं भी कोई बुनियाद नहीं है।
इसके बारे में कन्फर्मेशन कहीं से नहीं है और बिना कन्फर्मेशन के डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बयान देते रहे हैं, इसीलिए उनके बयान को दुनिया हल्के में लेती है और यही कारण है कि उनके एक तरफ़ा फैसले के चलते नेटो के देशों ने अमेरिका को अलग-थलग कर दिया और इसमें स्पेन सबसे बड़ा है और सबसे आगे है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आदमी को अलग करना बहुत ज़रूरी है। इस आदमी के सनक ने, इस आदमी के पागलपन ने दुनिया में तबाही मचा रखी है, आग लगा देगा और उसके बाद धुएँ के ऊपर इल्ज़ाम डाल देगा। तो स्पेन के प्रधानमंत्री ने इराक से अपनी फौज को वापस बुला लिया और बहुत संभव है कि स्पेन नेटो से बाहर निकल जाएगा। नेटो के भीतर जो टकराहटें हैं और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है या फिर अपने जाकर के युद्ध में उतर जाना है और फिर कहना है कि तुम लोग भी साथ देने के लिए आ जाओ। बाकी देशों ने साथ देने से मना कर दिया। उसके बाद उनको गीदड़ भभकी देने या उन पर आँखें तरेरना, यह डोनाल्ड ट्रंप की अगर आदत है, तो यह सामान्य राष्ट्रपति के तौर पर यानी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, अमेरिका का राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा ओहदा है, ताकतवर देश है दुनिया का सबसे बड़ा। उसके राष्ट्रपति के रूप में भी अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, तो उन देशों को भी नामंजूर होगा जो आपके साथी देश हैं और पिछली कई जंगों में आपके साथ रहे हैं। तो आपके कदम से कदम मिला कर के चलने वाले देशों ने भी अगर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, ईरान जिसके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, वो अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने की बात कह रहा है और इज़राइल जिसकी खातिर आप गए हुए हैं, वो आपके कहे बगैर लगातार हमला कर रहा है या कुछ हमले आपकी जानकारी के बगैर कर रहा है, तो कहीं न कहीं अमेरिका इस जंग में शामिल होने के बाद भी अलग-थलग पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं कि उनकी नाक बच जाए, साँप मर जाए, लाठी भी बच जाए, यानी कि उस पूरे इलाके में उनका प्रभुत्व भी बना रहे। यह कह दिया जाए कि अमेरिका विजयी है और ईरान एक तरीके से हारे हुए देश के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा हो जाए और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों का जो बोलबाला है, वर्चस्व है दुनिया में, वो बना रहे। लेकिन यह मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हैं। ये ख़याली पुलाव हैं, जो कभी भी आप खाएँगे पेट नहीं भरेगा। उन सपनों को देखने से हकीकत सामने नहीं आ सकती है और डोनाल्ड ट्रंप आज जिस तरीके से घिरे हुए हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ अपने आप को घेरे में डाल दिया है, बल्कि अमेरिका की साख को, अमेरिका की फ़ौजी ताकत को और गैर ज़रूरी तरीके से युद्ध में उतर करके अमेरिका के ऊपर एक जो फ़ाइनेंशियल बर्डन है, उसको भी उन्होंने डाल दिया है। तो अब मुझे दीजिए विदा और लेकिन यह वीडियो कैसा लगता है आपको, ये अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अगर कोई राय आपकी है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।